अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं स्केलेटन ऑफ द थोरैक्स। बेसिकली हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है थोरैक्स एनाटमी, जिसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन, हम वो स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके लैंडमार्क्स देखा था, जिसमें बोनी लैंडमार्क्स एंड सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स को स्टडी किया था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक जो है स्केलेटन ऑफ द थोरैक्स उसको देखेंगे। बेसिकली रिब केज को देखेंगे। इसमें हम लोग इसकी क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन को देखेंगे, उसकी शेप को देखेंगे। फॉर्मेशन में हम देखेंगे इसकी बोन्स, कौन कौन सी बोन्स किसके साथ एंटीरियरली पोस्टीरियरली रिब्स वगैरह आर्टिकुलेट करती हैं, उनके नेम्स देखेंगे। देन उसकी शेप पे जाएंगे, चिल्ड्रन में, अडल्ट्स में या इन्फेंट्स में हमारे पास इसकी क्या शेप होती है और इसमें डायफ्राम मसल और दूसरे एक्शन कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्केलेटन ऑफ द थोरैक्स। इट इज़ नोन एज द थोरैसिक केज। क्या है, इसको हम थोरैसिक केज बोलते हैं। थोरैसिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये थोरैक्स के रीजन में आ रहा है। और केज क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिब्स एक केज की तरह से स्ट्रक्चर बना देती हैं। सो इसको बोलते हैं थोरैसिक केज। इट इज़ ओस्टियो कार्टिलेजनस। ओस्टियो क्यों, ओस्टियो मीन बोन, ओस्टियो मीन बोन होता है, और कार्टिलेजनस मीन कार्टिलेज। अगर इसको देखें तो ये क्या है, हमारे पास रिब्स है, ये आ रही है हमारे पास ओस्टियो पार्ट मीन बोन, बोनी पार्ट। और नेक्स्ट ये क्या हमारे पास है जो आर्टिकुलेट कर रही है, वो है हमारे पास कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या है, कार्टिलेजेस ऑफ द रिब्स विच आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम। सो दीज आर द ओस्टियो कार्टिलेजनस एंड दीज आर इलास्टिक इन नेचर। क्या है कि ये इलास्टिक हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर है। इलास्टिक क्यों है, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द इंट्राथोरैसिक प्रेशर। इंट्राथोरैसिक मीन जो थोरैसिक रीजन का प्रेशर होगा वो इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा। सो इस वजह से इनको इलास्टिक होना पड़ता है। और वो किस वजह से इलास्टिक है, इसकी कार्टिलेजनस नेचर की वजह से। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि इंट्राथोरैसिक प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करता है। अगर हम देखें तो थोरैसिक रीजन में, थोरैक्स में बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, मेनली इसमें आते हैं लंग्स आता है, हार्ट आता है। ठीक है, सो लंग्स जो है वो जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो इनहेल भी करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। सो जब हम इनहेल करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब हम एक्सहेल करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। सो प्रेशर की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की वजह से इसमें क्या आएगा, प्रेशर का डिफरेंस आएगा। सो इसकी इलास्टिसिटी की वजह से ये हेल्प आउट करता है प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड द एक्सपायरेशन। ये हम क्वेश्चन में हमें आ सकता है ऐसा क्यों होता है और इसमें कौन सी चीज़ हेल्प करती है। बेसिकली कार्टिलेज इसमें हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं इसकी फॉर्मेशन पे कि जो हमारे पास ये रिब केज है ये बना कैसे है। एंटीरियरली कौन सी बोन है, मेनली इसमें स्टर्नम बोन आती है। दिस इज द स्टर्नम बोन। अगर आप इनके पार्ट्स डिटेल देखना चाहते हैं इन सारे पार्ट्स को, सो सरफेस लैंडमार्क्स की जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो ये क्या हमारे पास सेंटर में स्टर्नम बोन है और ये क्या बनाती है, एंटीरियरली रिब केज बनाती है। उसके अलावा रिब्स भी इन्वॉल्व हैं। पोस्टीरियरली क्या है, 12 थोरैसिक वर्टिब्रा हैं एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। हमारे पास पूरी की पूरी स्पाइन है, उसमें कौन कौन से वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल होते हैं, देन थोरैसिक होते हैं, उसके बाद लंबर आते हैं, सैक्रल आते हैं, देन कोक्सीजियल आते हैं। ठीक है, सो जो थोरैसिक वर्टिब्रा हैं वो कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। 12 थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ, थोरैसिक क्यों, क्योंकि वो थोरैक्स में आ रहे हैं। सो 12 क्यों है, क्योंकि 12 रिब्स हैं। सो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ 12 रिब्स जो हैं वो आर्टिकुलेट करेंगी पोस्टीरियरली और एंटीरियरली किससे आर्टिकुलेट कर रही हैं, स्टर्नम से। ये हो गया। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ है, ईच जो हर वर्टिब्रा है उसके दरमियान क्या आती है, एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क आती है। ऑन ईच साइड 12 रिब्स आर्टिकुलेट विद द 12 थोरैसिक वर्टिब्रा। पोस्टीरियरली ये सारी आर्टिकुलेशन किस बात की थी, पोस्टीरियरली की। मीन पोस्टीरियरली हमारे पास जो 12 थोरैसिक वर्टिब्रा हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं 12 थोरैसिक रिब से। ये तो पोस्टीरियर साइड की आर्टिकुलेशन होगी। अब इंटीरियर को देख लेते हैं। इंटीरियर में ऐसा नहीं कि 12 की 12 जो रिब्स हैं वो हमारे पास स्टर्नम पे आर्टिकुलेट करती हैं। इसमें कुछ चेंजेस आते हैं और उसमें हमारे पास सेपरेशन हो जाती है। पोस्टीरियरली क्या है, 12 की 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट हो गई हैं, बट इसमें क्या है, कुछ डिफरेंस है। अब उसको देख लेते हैं। एंटीरियरली क्या होता है, जो अपर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, जो अपर 7 है वो क्या करती हैं, हमारे पास आर्टिकुलेट विद स्टर्नम एंड फॉर्म ट्रू रिब्स। ठीक है, ट्रू रिब्स। और उसके अलावा क्या नाम है इनका, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। जो अपर 7 हैं वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट करती हैं स्टर्नम के साथ। आप ये देखें, यहाँ तक 7 रिब्स हैं और वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, इनको बोलेंगे ट्रू रिब्स।
उसके अलावा जो नेक्स्ट 3 हैं 8, 9th एंड 10th जॉइन टू फॉर्म दी कोस्टल आर्च। अब ये है 8, 9 एंड 10, ये तीनों क्या कर रही है, ये तीनों मिलके एक आर्च बना रही हैं, उसको बोलेंगे कोस्टल आर्च, ठीक है। और ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। एंड फॉर्म दी कोस्टल आर्च आर दी स्लोपिंग कोस्टल मार्जिन, ठीक है, इसको बोलते हैं कोस्टल मार्जिन या कोस्टल आर्च। ये हो गई यहाँ तक 10। उसके अलावा रह गई ये वाली 2, ये क्या करती हैं, लास्ट 11 और द 12 फॉर्म एंटीरियर, इनके जो एंटीरियर एंड्स हैं वो क्या होते हैं, एंटीरियर एंड्स आर फ्री है, सो इनको क्या बोलेंगे, फ्रीली फ्लोटिंग रिब्स, मीन ये फ्रीली फ्लोट कर रही होती हैं, ये बिल्कुल भी स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती। इनके काफ़ी जो एंटीरियर एंड्स हैं वो लोअर होते हैं, मीन नीचे को होती हैं, ठीक है। सो ये पांचों जो हैं ये आर्टिकुलेट स्टर्नम के साथ नहीं कर रही, जो अपर 7 हैं वो स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं। लास्ट 5 रिब्स आर फॉल्स, ठीक है, ये लास्ट वाली क्या है, फॉल्स रिब्स हैं, बिकॉज डू नॉट आर्टिकुलेट विद दी स्टर्नम। इन पांचों को, ये कोस्टल आर्च वाली और ये फ्री फ्लोटिंग वाली, इन पांचों को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स रिब्स बोलेंगे, क्योंकि ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही। और जो 7 हैं, अपर 7, ठीक है, 1 to 7 वो स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, इसलिए हम उनको बोलेंगे ट्रू रिब्स। अब हम बात करेंगे शेप की, ठीक है, कि हमारे पास जो रिब केज है या हमारे पास स्केलेटन ऑफ थोरैक्स है, उसकी शेप क्या है, ठीक है। थोरैक्स रिसेंबल्स दी ट्रंकेटेड कोन शेप, मीन कोन की तरह ये होता है हमारे पास। अपर एंड कैसा होता है, अपर एंड इज नैरो एंड कॉन्टिन्यूस विद द रूट ऑफ द नेक। क्या है कि जो अपर एंड है हमारे पास ये नैरो है, और लोअर देखें तो ये क्या है, ब्रॉड है, और ये किसके साथ है, रूट ऑफ द नेक के साथ कॉन्टिन्यूस है, एंड पार्टली सेपरेटेड बाय दी सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या है कि जो यहाँ पर प्लूरा की, मीन लंग्स की जो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है उससे सेपरेट किया जाता है रूट ऑफ नेक से, मीन एक बैरियर का काम करती है, सेपरेट करती है अपर एंड को रूट ऑफ नेक से, ठीक है। और उसको, इस मेम्ब्रेन को, सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सिम्पसन्स फेशिया। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, सिम्पसन्स फेशिया क्या है, हमारे पास सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन है। लोअर एंड क्या है, लोअर एंड कैसा हमारे पास, इट इज़ ब्रॉड एंड सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमेन बाय द डायफ्राम मसल। क्या है कि लोअर एंड कैसा होता है हमारे पास, ब्रॉड होता है, और ये क्या है, थोरैसिक कैविटी। इसके नीचे ही कौन सी कैविटी आ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें क्या होता है हमारे पास, स्टमक होता है, लीवर होता है, इंटेस्टाइन होते हैं, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। सो जो थोरैसिक कैविटी है उसमें क्या आता है हमारे पास, हार्ट है और लंग्स हैं। सो जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से, मीन लोअर एंड को कौन सेपरेट करता है, यहाँ पर एक इस तरह का मसल होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल का मैं बता देती हूँ ये किस क्लास में आता है। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मसल होते हैं, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स एंड दी स्केलेटल मसल। सो जो डायफ्राम मसल है वो एक तरह का हमारे पास स्केलेटल मसल ही है, ठीक है। सो स्केलेटल मसल है जो क्या है, इंस्पायरेटरी, मेन इंस्पायरेटरी मसल है, जो हमारे पास इंस्पायरेशन में या ओवरऑल हम कह सकते हैं ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन इट इज़ बीन शेप। थोरैसिक कैविटी या रिब केज कैसा है, ट्रांसवर्स सेक्शन में, मीन अगर हम इस तरह से इसको कट करें, ट्रांसवर्स सेक्शन लें, तो ये किस तरह का होगा हमारे पास, बीन शेप होगा। अडल्ट्स में कैसा होगा, ओवल शेप। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बीन शेप कैसा है। अगर मीन इस तरह से कट करें तो ये ऐसा होगा, बीन की तरह। बीन इस तरह से ही होता है ना हमारे पास, थोड़ा सा अंदर से नैरो होता है। मीन पोस्टीरियर जो वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड है फुली कन्वेक्स है, और जो स्टर्नम वाली साइड है वो थोड़ी सी अंदर को है, जिसकी वजह से कौन सी शेप बन गई हमारे पास, बीन शेप बन गई। किसमें, ट्रांसवर्स सेक्शन। और अडल्ट्स में कैसा होगा, ओवल शेप होगा। अब ये बीन शेप खत्म होके जब डिवेलपमेंट हो जाएगी, ग्रोथ होगी, तो फिर इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ओवल शेप बन जाएगा अडल्ट्स में। ये होगी इसकी शेप ओवरऑल। अब हम देख लेते हैं इसके सेक्शन की बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं। इन अडल्ट्स में क्या होता है कि जो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर है वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर से ज़्यादा होता है। मीन अगर हम इस तरह से इसका सेक्शन कट करें तो क्या होगा, जो इसका ट्रांसवर्स डायमीटर होगा वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर से ज़्यादा होगा। मीन अगर ये वाला एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, मीन ये नैरो है और ये चीज़ इसकी ब्रॉड है, ठीक है। ट्रांसवर्स डायमीटर इज ग्रेटर देन दी एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। बट इन केस ऑफ इन्फेंट्स हमारे पास क्या होता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज ग्रेटर देन दी ट्रांसवर्स डायमीटर। मीन ये सेक्शन जो है अब कम है, इस तरह से कह लें, और ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, ये चीज़ ब्रॉड हो जाएगी और ट्रांसवर्स डायमीटर कम हो जाएगा। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज ग्रेटर देन दी ट्रांसवर्स डायमीटर इन केस ऑफ इन्फेंट। अब हम बात कर लेते हैं
एब्डोमिनल एंड दी थोरेसिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इन इन्फेंट्स के केस में क्या होता है, रिब्स आर दी हॉरिजॉन्टल, सो बाय एक्शन ऑफ द डायफ्राम रेस्पिरेशन इज प्योरली एब्डोमिनल। क्या होता है कि अब ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, यूँ कह लें कि एक अडल्ट के लिए, ठीक है, बड़ी रिब्स हैं। सो ये कैसे मैंने बनाई है, ये ओब्लीक हैं, और नॉर्मली भी हमारे अंदर क्या है कि जो रिब्स हैं वो ओब्लीक हैं। बट इन फेंट्स में क्या होता है कि ये थोड़ी स्ट्रेट होती है, मीन बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल होती हैं, ओब्लीक बिल्कुल भी नहीं होती, मीन इनके अंदर की जो इंक्लाइनिसिटी है बिल्कुल भी नहीं होती, और ये कैसी होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं। सो क्या है कि ज़्यादा एक्शन कौन करता है, डायफ्राम करता है, मीन जो ये वाला यहाँ पर जो मसल है ना, डायफ्राम डूम शेप मसल है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर रहा है, उसकी एक्शनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो ज़्यादातर प्योरली एब्डोमिनल हमारे पास रेस्पिरेशन होती है, मीन एब्डोमिन की हमें मूवमेंट्स फील होंगी रादर देन दी थोरेसिक। वैसे तो लंग्स ही काम करते हैं, बट मूवमेंट जो है हमें एब्डोमिन में फील होंगी। सो इन्फेंट्स के केस में क्या होता है, मीन स्ट्रक्चर्स की मॉडिफिकेशन की वजह से, या स्ट्रक्चर्स अभी वेल डेवलप नहीं होते, सो हमें कैसी रेस्पिरेशन मिलती है, प्योरली एब्डोमिनल। अब बात कर लेते हैं इन अडल्ट्स, थोरेक्स वॉल, थोरेक्स कैसा होता है, ओवल होता है, ठीक है, इसकी वॉल्स होती हैं, ओवल होती हैं, एंड रिब्स ओब्लीक। इस केस में क्या हो रहा है, अब ये ओब्लीक हैं, इनके अंदर एक इंक्लाइनिसिटी प्रेजेंट है, इसमें क्या थी, हॉरिजॉन्टल थी, एंड मूवमेंट्स अल्टरनेटली इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड डायमीटर्स ऑफ द थोरेक्स। क्या है कि इससे क्या होता है, जब इंक्लाइनिसिटी होती है, सो जब लंग्स के अंदर एयर ऑक्सीजन आएगी तो क्या होगा, इंट्राथोरेसिकल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। सो इससे क्या होता है, इस इलास्टिसिटी की वजह से या इस ओब्लिक्विसिटी की वजह से इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होती है। नॉर्मली इसमें भी होती है, बट क्या है कि इसमें रिब्स अच्छे से असिस्ट करती हैं, क्योंकि उनकी शेप जो है वो कैसी है, ओब्लीक है, ओवल है। इससे क्या होता है, हमारे पास थोरेसिक रेस्पिरेशन होती है, एब्डोमिनल भी होती है, थोरेसिक। मीन अडल्ट्स में हमें दोनों तरह की मिलेगी, थोरेसिक भी मिलेगी और एब्डोमिनल भी मिलेगी। बट इसमें क्या होता है, इन्फेंट्स के केस में प्योरली एब्डोमिनल होती है स्ट्रक्चर्स की वजह से। एक और चीज़ हमें क्या है कि दिखने में जो रिब केज है या थोरेसिक रीजन है वो थोड़ा ब्रॉड लगता है, बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, एज इट इज़ मच स्मॉलर देन एज इट अपीयर्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो शोल्डर रीजन है ना, इसकी वजह से हमें थोड़ा ब्रॉड लगता है, बट बेसिकली हमारे पास जो रिब केज है अपर एंड उसका काफ़ी जो है वो नैरो होता है, किन की वजह से, शोल्डर्स की वजह से, और रूट ऑफ नेक के साथ ये अटैच होता है। उसके अलावा जो लोअर है वो ब्रॉड है, बट क्या है, इसका जो काफ़ी सारा जो एब्डोमिनल पोर्शन है वो इस तरह से आया होता है। इसमें क्या है, डूम शेप हमारे पास डायफ्राम है और इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है यहाँ तक होते हैं। इंटरनल डायमीटर है हमारे पास कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर हम इसके क्लिनिकल की बात करें तो क्या है कि चेस्ट वॉल ऑफ द चाइल्ड इज़ हाईली इलास्टिक होती है, देयरफॉर फ्रैक्चर इज़ रेयर, उनमें फ्रैक्चर कम होता है। बट इन अडल्ट्स में फ्रैक्चर, मीन रिब्स का फ्रैक्चर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं, ये जो अपर 2 रिब्स हैं वो तो क्लैविकल की वजह से प्रोटेक्ट हो जाती हैं, लोअर जो है वो फ्रीली फ्लोटिंग है, इतनी ज़्यादा फिक्स नहीं है। सो ज़्यादातर फ्रैक्चर हमारे पास कहाँ होगा, 2nd से लेके 10 तक इन रिब्स में हमारे पास ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं, ड्यू टू डायरेक्ट और दी इनडायरेक्ट वायलेंस, मीन ऐसी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इंजरी हो जाती है। सो इन रिब्स में चांस होगा अपर 2 और लोअर 2 फिर भी सेफ रह सकती हैं। हिकअप्स आ जाती हैं उसके बाद। हिकअप्स क्या है, स्पाज्मोडिक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द डायफ्राम। बेसिकली डायफ्राम हमारे पास एक मसल ही तो है, स्केलेटल मसल। सो उसकी जब स्पाज्म हो जाता है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होती हैं इनवॉलंटरी, मीन जब हम हिकअप्स आती हैं तो एक जर्की सी फील होता है, जर्क फील होता है। सो क्या होता है, जब मसल को एक जर्क लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है इनवॉलंटरी, इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो लंग्स को जर्क लगता है और हमें हिकअप्स आती हैं, ठीक है। सो ये क्यों होता है, स्पाज्मोटिक इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से। अब ये होता क्यों है, कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन। अगर तो किसी को गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है उसकी वजह से भी हमें हिकअप आ सकते हैं। उसके अलावा इरिटेशन ऑफ द फ्रेनिक नर्व की इरिटेशन की वजह से भी हिकअप्स आएंगे, बिकॉज फ्रेनिक नर्व सप्लाई द डायफ्राम मसल एंड ड्यू टू द स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हिकअप्स अकर। सो इसकी वजह से भी हिकअप्स हो सकते हैं और गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह। ये है हमारे पास स्केलेटन ऑफ द thorax or the rib cage. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.